everyone, welcome to Creatrix my dear students. We are back with a bang with लक्ष्य बैच 2.0 और आप देखने जा रहे हो नेटवर्क का एक बेहतरीन लेक्चर. But before we start, it is very important that I introduce myself for the students that are meeting me for the first time. Dear students, my name is Ankit Goyal. I got All India Rank 1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded gold medal by President of India himself in the year 2013 when I graduated from IIT. Till date, I have trained over 2 lakh students and currently I am working as a director at an academy for the GATE department. अब मेरे सभी बच्चे मेरे बारे में ये सारी बातें जानते हैं, लेकिन मैं कहता हूं बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा कि आप लोग के लिए अनअकैडमी जितने ज्यादा से ज्यादा हो सकता है फ्री इनिशिएटिव लेके आता है और ये मेक श्योर करता है कि हमारे बच्चे हर कंपटीशन में सबसे आगे रहें. इसी डायरेक्शन में है ये लक्ष्य बैच 2.0 जो कि आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा, आपको आपका टारगेट हिट करने में मदद करेगा, दैट इज गेट 2023. और देखो इसी तरह के फ्री सेशंस आपके लिए और भी अवेलेबल हैं. आपको बस इस लिंक पे जाना है और यहां पे ना ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है. अगर आप इस लिंक पे जाओगे ना, आपको ना यहां पे कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन में नेटवर्क का क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगा. गेट PYQ बाय AIR 1 में आपको नेटवर्क के PYQs मिलेंगे इलेक्ट्रिकल और ECE के. तो अगर आप इस सीरीज के साथ ये दोनों सीरीज भी फॉलो करते हो तो आपसे नेटवर्क का कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, दैट इज अ गारंटी. एक बार रिकैप कर लें कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था इंडक्टेंस के बारे में. एक बार ना फटाफट से रिकैप करा देता हूं ताकि जो बच्चे नए भी जुड़े हैं उन्हें भी पता रहे, क्योंकि एक दो आ जाते हैं ना भटकते हुए आराम से नए, तो उनको भी फायदा होना चाहिए. कल मैंने आपको सबसे पहले एम्पियर्स लॉ बताया था इंडक्टेंस में, है ना. एम्पियर्स लॉ के बारे में हमने बात की थी यार. ये आया था. फिर मैंने आपको फ्लक्स डेंसिटी के बारे में बताया था यार, जिसमें मैंने आपको परमिएबिलिटी का पूरा इंफॉर्मेशन दिया था. म्यू नॉट म्यू आर, म्यू नॉट की वैल्यू भी बताई थी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर. इसके बाद हमने फ्लक्स के बारे में बात की थी यार कि इट इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ फ्लक्स डेंसिटी बेटा, ये हमने बात की थी. इसके बाद हमने बात की थी फ्लक्स लिंकेज के बारे में n फाई. इसके बाद हमने बात की थी इंडक्टेंस के बारे में, दैट इज साई अपॉन आई. और हमने इंडक्टेंस का एक और चीज डिफाइन किया था कि मैग्नेटिक इनर्शिया यार. तो मैग्नेटिक इनर्शिया में हमने क्या बोला था अगर आपको याद हो, जैसे हर बॉडी का एक इनर्शिया होता है ऐसे ही इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक इनर्शिया होता है बाय विच इट अपोजेस द चेंज ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू इट और द चेंज ऑफ द फ्लक्स लिंकेज. तो आज इसी पे हम आगे बिल्डअप करेंगे. मैंने आपको बताया भी था इंडक्टेंस इज अ प्रॉपर्टी बाय विच इट अपोजेस द चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज. ठीक है, चलो बेटा अभी एनालॉग मेरा यूट्यूब में लेने का तो कोई प्लान नहीं है हाल फिलहाल, जो कि मैं आपको प्रॉमिस करूं. और बिल्कुल आज ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट पे भी बात करेंगे, बट पहले इंडक्टेंस वाइंड अप करेंगे. चलो अब यार कल हमें इंडक्टेंस की परिभाषा तो समझ आ गई थी मेरे भाई. आज ना आगे बढ़ने के लिए हमें पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक और लॉ लेके आना पड़ेगा. जैसे कल एम्पियर्स लॉ पे मैं बात किया था ना, ठीक है, तो मैं बात किया था आपसे फैराडेज लॉ के बारे में. ठीक है, तो हम आज बात करेंगे, कल एम्पियर्स लॉ पे बात किया था, आज बात करेंगे फैराडेज लॉ के बारे में. ठीक है, देखो कल से एनालॉग प्लस और स्पेशल में शुरू हो रहा है. प्लस पे हिंदी में शुरू हो रहा है, स्पेशल में इंग्लिश में स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, वहां प्योरली इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा. दैट इनिशिएटिव इज फॉर साउथ इंडियन स्टूडेंट्स. तो आप लोगों को अगर हिंदी में पढ़ना है और पूरा डिटेल में पढ़ना है विद असाइनमेंट डेली प्रैक्टिस पेपर क्विजेस, तो बेटा फिर प्लस पे आना पड़ेगा. कल सुबह 7 बजे से प्लस पे चालू हो रहा है और रात 9:30 बजे से स्पेशल पे चालू हो रहा है. सॉरी, रात 8 बजे से स्पेशल पे चालू हो रहा है, लेकिन उस 8 बजे वाला लेक्चर पूरा इंग्लिश में रहेगा. ठीक है, वहां मैं कोई भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करूंगा हिंदी में बात करने की, ये बात ध्यान रखना. चलो अब देखो फैराडेज लॉ पे आ जाओ. फैराडे ने क्या बोला? फैराडे ने बोला भाई कि जो इलेक्ट्रिसिटी है और मैग्नेटिज्म है
जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और मैग्नेटोस्टैटिक्स है बेटा, ये आपस में रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड जन्म दे सकती है मैग्नेटिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड जन्म दे सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड को। बात को समझेंगे, यहां पे डुअल रिलेशनशिप है। डुअल रिलेशनशिप कैसे है कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड से पैदा होती है मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से पैदा होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, समझ रहे हो? अब लेकिन यहां एक कैच है। यहां पे कैच क्या है बेटा? यहां पे कैच क्या है? दैट द फील्ड मस्ट बी टाइम वेरिंग, फील्ड मस्ट बी टाइम वेरिंग to exhibit this effect। ठीक है, ये कैच है। यानी यहां पे फील्ड अगर समय के साथ बदलेगी तभी आपके इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। अब फैराडे ने एक बहुत सिंपल सा लॉ दिया मेरे भाई। क्या लॉ दिया? उसने बोला वेन एवर, ध्यान से समझना, वेन एवर फ्लक्स लिंकेज ऑफ अ कॉइल, whenever flux linkage of a coil varies with time, EMF is induced in the coil, which is equal to time rate change of flux, यानी इसका मतलब क्या हुआ यार? इसका मतलब ये हुआ कि EMF जो बनेगा ना वो d psi बाई dt बनेगा, d psi बाई dt बनेगा। ये बात क्लियर है? सर इंडक्टेंस में डीसी पर शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, राइजिंग टाइम, डिक्रीजिंग टाइम वाला फंडा समझ नहीं आता। देखो राइज टाइम, डिक्रीजिंग टाइम बेटा आरएल सर्किट में आएगा। ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट वाला मैं पढ़ाऊंगा। स्टेडी स्टेट में क्यों इंडक्टर शॉर्ट होता है ये मैं जरूर पढ़ाऊंगा। ठीक है बेटा, वो सब फर्स्ट ऑर्डर सर्किट में 0.063 और 0.037 वो इंडक्टर में थोड़ी है, वो ट्रांजिएंट में आएगा, वहां बात करेंगे। ठीक है, अभी नहीं। इतनी बात क्लियर हुई? ईएमएफ आता है डी साई बाई डी टी। यहां तक बेटा सबसे पहले नोट कर लो, फिर एक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ के बारे में बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द लेंज लॉ, और तब आपको वीआई रिलेशनशिप मिलेगा इंडक्टर का। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो अगला लॉ हमारा आता है लेंज लॉ। कौन सा लॉ आ जाता है सर? लेंज लॉ। अब ये लेंज लॉ क्या कहता है? ये लेंज लॉ हमसे ये कहता है इंड्यूस्ड ईएमएफ opposes the cause of induction। ठीक है, ऐसा बोलता है भाई। इसका क्या मतलब? देखो इसका क्या मतलब बेटा, लेक्चर पीछे करके सुन लो। मैंने बताया कल प्लस पे एनालॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह 7 बजे हिंदी में। ठीक है, शुद्ध हिंदी में, एकदम बढ़िया देसी भाषा में। जिस तरह से तुम्हारा नेटवर्क चल रहा है इस तरह से, इस तरह की लैंग्वेज में। ठीक है, इसके अलावा कल स्पेशल पे भी स्टार्ट हो रहा है, दैट इज फॉर साउथ इंडियन क्राउड, इट विल बी इन कंप्लीट इंग्लिश। वो स्टार्ट हो रहा है रात को 8 बजे। प्लस पे क्या बेनिफिट है? प्लस पे क्या बेनिफिट है कि डेली आपको असाइनमेंट मिलेगा घर के लिए, हर संडे आपका टेस्ट होगा,
असाइनमेंट्स क्लास के अंदर डिस्कस होंगे, टेस्ट आपके डिस्कस किए जाएंगे, ये सारी चीजें होंगी। रोज 2 घंटे से 2.5 घंटे क्लास लगेगी, तो आपका सिलेबस भी जल्दी वाइंड अप होगा। स्पेशल पे क्या होगा, रोज 1 घंटा क्लास लगेगी, बस क्लास में जो सवाल करा दिए सो करा दिए, कोई असाइनमेंट कोई टेस्ट नहीं होता, सिर्फ पढ़ाई। ठीक है, जैसा यूट्यूब पे चल रहा है, बस ये फर्क है। ठीक है, सुबह वाला 7 बजे हिंदी में और रात को 8 बजे इंग्लिश में। अब देखो, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द कॉज ऑफ इंडक्शन, इसका क्या मतलब है? अरे भैया बताया तो, प्लस और स्पेशल। अब तुम चैनल पे आ गए भाई, गजब कर रहे हो। सुनो मेरी बात, अगर मान लो जैसे बच्चों आप लोग सो रहे हो, आपको मम्मी आती है जगाती है, अब आप जग गए और आप जाके मम्मी से ही लड़ रहे हो अपने की क्यों जगाया, तो आपने कॉज ऑफ इंडक्शन को अपोज किया, आपने अपने आप को जगाने के कॉज को अपोज किया। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो बेटा इस तरीके से इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द कॉज ऑफ इंडक्शन। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ से कैसे कॉज ऑफ इंडक्शन अपोज होता है समझना। इंड्यूस्ड ईएमएफ causes current to flow which produces flux and tends to maintain total flux constant। ठीक है भाई, समझ में आ रही है कहानी? समझ में आ रही है ना कहानी? तो बेटा ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इससे करंट पैदा होगा, और ये करंट क्या करेगा, मान लो आपका पहले वाला फ्लक्स, ओरिजिनल फ्लक्स बढ़ रहा है, तो उसे घटाने की कोशिश करेगा, ओरिजिनल फ्लक्स अगर घट रहा है तो उसे बढ़ाने की कोशिश करेगा। ओवरऑल इसकी कोशिश ये रहेगी कि टोटल फ्लक्स कांस्टेंट रहे। करने को मैं आपको डिराइव करके भी दिखा सकता हूं, लेकिन वो पता है मशीन और ईएमटी में जाने वाली बात हो जाएगी, इसीलिए लेंज लॉ पे बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। बस ये मैं आपको बताऊंगा कि इसने क्या किया, इसने एक माइनस साइन लगा दिया। बस यहां पे जो माइनस साइन है ना, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स अपोजिशन। ठीक है, अब ऐसा नहीं करेंगे यार, नेटवर्क के चक्कर में पूरी ईएमटी पढ़ डालें, सिर्फ ईएमटी की उतनी बातें बताऊंगा जितना आपके लिए रेलिवेंट है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि भैया इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज करता है। अब इसको सर ड्रॉ करके दिखाओ एक कॉइल लेके, वो सब नहीं कर रहे। बेटा पावर सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, और पावर सिस्टम के बाद क्या आएगा ये तो अभी मैंने भी डिसाइड नहीं किया। फिलहाल तो अभी मेरा क्रिएट्रिक्स पे कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने का कोई प्लान नहीं है। ठीक है, अब इतना भी नहीं कि दिन भर यार तुम लोगों को यूट्यूब पे पढ़ाते ही रहो और तुम लोग फिर लेक्चर भी अटेंड ना करो। बहुत बढ़िया लग्जरी मिली हुई है तुमको, है ना। अब देखो ये हमें क्लियर हुआ। अब हम क्या कहते हैं कि हमें ये तो मालूम ही है यार कि साई इज इक्वल टू एल आई, जहां पे कि L इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो अब हम क्या कह देते हैं कि EMF विच इज इक्वल टू d psi by dt is d by dt ऑफ एल आई। ठीक है, यानी L di बाय dt। ठीक है भाई, इतनी बात चमकी, ये EMF आ गया। अब मेरे बंधु आप ये सोच रहे होगे सर माइनस क्यों नहीं लिया? माइनस बेटा सिर्फ अपोजिशन बताता है, माइनस साइन का और कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। तो अब एक चीज समझेंगे कि इंडक्टेंस कैसे बना, एक कॉइल से बना। कल मैंने आपको कॉइल दिखाई भी थी एन टर्न्स की। इसीलिए जब इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करने की बारी आती है तो रिप्रेजेंटेशन एक कॉइल जैसा ही होता है।
मैंने रेजिस्टेंस में भी बताया था ना, रेजिस्टेंस का डायग्राम वैसे ही क्यों बनता है, ऐसे ही इंडक्टेंस के अंदर एक कॉइल ही शो की जाती है। अब यहां सर साइन कन्वेंशन क्या है बेटा, देखो साइन कन्वेंशन ये होता है पैसिव एलिमेंट वाला, ठीक है। इंडक्टर फॉलोज साइन कन्वेंशन ऑफ पैसिव एलिमेंट, ठीक है, ऑफ पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट का कैसा साइन कन्वेंशन होता है यार, पैसिव एलिमेंट का साइन कन्वेंशन होता है जस्ट लाइक इट एब्जॉर्ब्स पावर। कैसा होता है, एब्जॉर्ब्स पावर वाला, ठीक है। और यहां पे वोल्टेज कितना आ जाता है आपका, एल डी आई बाई डी टी, ठीक है, एल डी आई बाई डी टी। बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स वही है जो तुम्हारा फ्लक्स कल मैंने फाई पढ़ाया है, ठीक है। दो तरह के फ्लक्स होते हैं, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसकी मदद से ईएमएफ बन सकता है, तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स कह सकते हो, ठीक है। क्या कह सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स है विच कैन प्रोड्यूस ईएमएफ और इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मुझे बताओ सबको यहां तक समझ आया भाई, सबको यहां तक क्लियर है। साइन कन्वेंशन याद रखना भाई, ये साइन कन्वेंशन नहीं भूलना। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर इंडक्टर डिस्चार्ज भी तो होता है, बिल्कुल सही बात है। अगर कहीं पे बेटा इंडक्टर ऐसा नजर आ जाए, कहीं पे इंडक्टर अगर ऐसा नजर आ जाए कि ये वोल्टेज है, ये इसका करंट है, ठीक है। इफ, मैं लिख भी देता हूं, if diagram is such that inductor delivers power, तो बेटा फिर क्या करोगे, तब ये लगाओगे, तब एक माइनस साइन ऐड कर दोगे, ठीक है। यूज माइनस साइन टू शो वोल्टेज पोलैरिटी मस्ट बी अपोजिट, टू शो वोल्टेज पोलैरिटी मस्ट बी अपोजिट। समझ आया। तो जब बेटा एब्जॉर्बिंग पावर वाला दिख रहा है तो V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी लगाओगे, और डिलीवरिंग पावर वाला अगर नजर आए तो V इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी लगाओगे। याद रखना मेरे भाई, हर बार V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी नहीं लगता। अगर एब्जॉर्बिंग पावर है तो एल डी आई बाई डी टी, डिलीवरिंग पावर है तो माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये चीजें ना आपको अदर सब्जेक्ट में भी बहुत ज्यादा हेल्प आउट करती हैं, और बहुत सारे बच्चे यहां पे गलती करते हैं, बहुत सारे बच्चे यहां पे गलती करते हैं, क्योंकि सबको ये तो मालूम होता है V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी है, लेकिन उसे लिमिटेशन नहीं पता कि कहां एल डी आई बाई डी टी नहीं लगेगा। समझ में आ गई बात यहां तक। अब एक चीज और समझाता हूं, देखो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, is magnitude of इंडक्टर वोल्टेज, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, समझ लेना। इंडक्टर वोल्टेज ऑलवेज एल डी आई बाई डी टी, मैग्नीट्यूड कह रहा हूं। थोड़ा सा मुझे सोच के बताओ इसका आंसर, थोड़ा सा मुझे सोच के बताओ। बेटा डॉट कन्वेंशन या माइनस साइन कहीं भी नहीं आता, समझ रहे हो, माइनस साइन लगाना ही नहीं होता। जब हम लास्ट चैप्टर पे पहुंचेंगे ना, मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट, तब डॉट कन्वेंशन आपको ऐसा समझ आएगा कि भुलाए नहीं भूलेगा, जिंदगी भर नहीं भूलोगे, बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी।
चलो मुझे ये बताओ, इज मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टर वोल्टेज ऑलवेज एल डी आई बाई डी टी? क्या ऐसा हमेशा कहना सही है या इसकी कुछ लिमिटेशन है? बताओ, क्या इसकी कुछ लिमिटेशन है या ऐसा हमेशा होता है कि इंडक्टर का वोल्टेज हमेशा एल डी आई बाई डी टी ही होता है? बोलो भाई, फटाफट से बोलो। मैग्नीट्यूड कह रहा हूं मैं, वोल्टेज का साइन मैं नहीं देख रहा हूं, मैं कह रहा हूं क्या मैग्नीट्यूड हमेशा एल डी आई बाई डी टी आएगा? चल, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं यस। अगर बेटा आंसर यस होता तो मैं क्यों पूछता? आंसर इज नो। ठीक है, नो। अब यहां पे समझो, दिस इज वैलिड, दिस इज वैलिड if there is no saturation, there is no saturation। ठीक है, तो देखो क्या होता है प्रैक्टिकली एट हाई करंट, practically at high current psi is not proportional to I। ठीक है, therefore psi equal to Li is invalid। ठीक है, but for linear inductor, linear inductor का मतलब जिसमें कोई सैचुरेशन ना हो, नो सैचुरेशन। ठीक है, यानी जहां पे, समझ में आ रहा है ना? सब लोग नोट करते चल रहे हो बढ़िया तरीके से भाई। अगर यहां पे आपका बच्चों इस तरह का कर्व आया तो देन साई इक्वल टू एल आई एंड वोल्टेज इज एल डी आई बाई डी टी। तो आगे से याद रखना, ये एल डी आई बाई डी टी रिलेशन लगाने का मतलब क्या है कि आप सैचुरेशन को इग्नोर कर रहे हो, आप सैचुरेशन को इग्नोर कर रहे हो। समझ में आया? अगर सर ऐसा हुआ तब क्या करोगे? तब बेटा यहां पे वोल्टेज डी साई बाई डी टी तो होगा, बट एल डी आई बाई डी टी नहीं होगा। क्लियर हुई मेरी बात? तो एल डी आई बाई डी टी नेटवर्क में जब लेके चलते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? यार मैंने ये बोला है दिस इज वैलिड इफ देयर इज नो सैचुरेशन। तो यहां पे देखो, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकेंड, ये थर्ड। अब क्लियर है? मैंने बोला है V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी तब वैलिड होता है अगर सैचुरेशन ना हो, यानी कि ऐसा लीनियर ग्राफ आए साई वर्सेस आई के अंदर। ठीक है, तब ये वाला पॉइंट आपका वैलिड होगा V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। बट ऐसा यूनिवर्सल नहीं है, अगर सैचुरेशन आया तो आप V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, क्या होता है ना, जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं जैसे आयरन हो गया, मैंगनीज हो गया, ये सब जो है सैचुरेट कर जाते हैं। सैचुरेट का मतलब ये, आप करंट कितना भी बढ़ाते रहो उसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड नहीं बढ़ती। अगर बेटा उसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड फिक्स हो गई इवन करंट बढ़ने के बावजूद, तब हम उस कंडीशन को कहते हैं सैचुरेशन। ठीक, चलो यहां तक मेरे बच्चों को सबको समझ आ गया भाई बढ़िया तरीके से? लीनियर नॉन लीनियर इंडक्टर समझ आया? लीनियर इंडक्टर कौन सा है? जिसमें साई प्रोपोर्शनल टू आई है। और नॉन लीनियर कौन सा है? जिसमें सैचुरेशन आ जाए साई नॉट प्रोपोर्शनल टू आई। बेटा क्वेश्चन ज्यादा नहीं करा सकते, उसका रीजन है, अगर मैं अभी देखो, पता है आपको, ये जो मैंने प्लस पे कोर्स पढ़ाया है उसमें मुझे कैपेसिटर तक कवर करने में मुझे 3 क्लासेस लगी। समझ रहे हो? कैपेसिटर तक कवर करने में मुझे 3 क्लासेस लगी और आपके केस में मुझे 10 क्लासेस लग रही हैं। अब आप कह रहे हो सर क्वेश्चंस भी बढ़ा लो, और बेटा मैंने इतना नोट किया है ना यूट्यूब वाली जनता के बारे में कि क्वेश्चन कराते ही बच्चे फुर्र हो जाते हैं, एकदम गायब। इसीलिए आप कभी भी देखना यूट्यूब पे ज्यादातर कोर्सेज के अंदर ना क्वेश्चन कम होते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे बच्चा कंफर्ट जोन से बाहर आना नहीं चाहता। कंफर्ट जोन कहाँ है? सीखने में, समझने में। बट हाँ, बिल्कुल आपका बेसिक क्लियर हो जाए उतने सवाल मैं जरूर कराता हूं,
बाकी मैंने आपको बताया अगर मेरे टाइनी यूआरएल पे जाओगे tinyurl.com/ankit वहां पे आपको काफी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे नेटवर्क के फोल्डर में जाना, मैंने सारे पीवाईक्यू भी लगवाए हैं और 300 क्वेश्चन अलग से भी लगवाए हैं, तो वहां 700-800 क्वेश्चन सॉल्व आपको मिलेंगे। ठीक, चलो सैचुरेशन की डेफिनेशन अभिनव एक ये वाला आप लोग नोट डाउन कर लो, जिस किसी को लिखना है सैचुरेशन तो इसमें लिखना सैचुरेशन इन अ मैग्नेटिक मटेरियल इंप्लाइज, सैचुरेशन in a magnetic material implies that the magnetic flux density or magnetic field, saturation in a magnetic material implies the magnetic flux density or magnetic field becomes constant even if the current keeps on increasing, समझ आया भाई? बढ़िया तरीके से समझ आया। ठीक है, चलो अब यहां तक हमें क्लियर हुआ। अब इसके आगे की हम बात करते हैं यार। अब देखो हमें वोल्टेज करंट का रिलेशन मिल गया, हमें फ्लक्स लिंकेज समझ आ गया इंडक्टर के अंदर। अब कुछ नॉर्मल बातें कर लेते हैं, बिल्कुल आदर्श सेम मेथड रहता है पढ़ाने का, बस यहां पे चीजें टाइमली कंप्लीट हो जाती हैं, प्लस पे यूट्यूब पे चीजें थोड़ी सी ड्रैग हो जाती हैं। ठीक है, वहां पे एकदम एक शेड्यूल्ड ऑर्डर में सब चीजें चलती हैं, असाइनमेंट्स वगैरह मिलते हैं, टेस्ट मिलते हैं, तो तैयारी एक बेहतर लेवल पे हो पाती है। यूट्यूब के जो लिमिटेशन है बेटा, अब यूट्यूब को तो मैं बदल नहीं सकता। चलो अब आ जाते हैं पावर पे। मुझे बताना अगर मेरी साइड से कुछ मिस हो रहा है। मुझे नेक्स्ट लॉजिकल टर्म लग रही है कि पावर ही आनी चाहिए। हम वोल्टेज के बारे में बात कर चुके, करंट के बारे में बात कर चुके, पावर इन अ इंडक्टर है ना, पावर इन अ इंडक्टर। अब आप जानते हो बेटा कि इंस्टेंटेनियस पावर कैसे निकलती है। इंस्टेंटेनियस पावर निकलती है, इंस्टेंटेनियस पावर दैट इज P of t, V of t into I of t। ठीक है, अब ये हो जाती है L I of t dit by dt। ये आ गई सिंपल। V इंटू आई इज L I T इंटू डी आई बाई डी टी। फ्लक्स लिंकेज भी नहीं होगा आगे बेटा, फ्लक्स लिंकेज तो होगा ना सैचुरेशन में, फ्लक्स लेकिन वैरी नहीं करेगा, समझ रहे हो। अगर फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो लिंक तो वो अभी भी कर रहा है, लेकिन वो समय के साथ बदल नहीं रहा है, वो फिक्स हो गया है। ठीक है, अब देखो इसके बाद एक टर्म आती है दैट वी कॉल एज एनर्जी स्टोर्ड। एनर्जी, इसको देखो बहुत अच्छे से समझना होगा आप लोगों को, और बहुत कुछ अमेजिंग कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा इंडक्टर में, डोंट वरी, कुछ एक अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स भी समझेंगे। अब एक पॉइंट लिखना, whatever energy is supplied by a source, whatever energy is supplied by a source to an inductor, whatever energy is supplied by a source to an inductor gets stored in the magnetic field, gets stored in the magnetic field inside the inductor, inside the inductor। ठीक है, तो इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू एनर्जी को स्टोर करता है। जैसे मैंने बताया था ना, रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, रेजिस्टेंस कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी।
लेकिन आपका इंडक्टर क्या करता है? इंडक्टर स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अब सर ये कैसे निकालें एनर्जी स्टोर्ड? देखो, एनर्जी का सिंपल सा फंडा होता है मेरे भाई, दैट इज इंटीग्रल पीटी dt। ठीक है, पावर का जो इंटीग्रेशन होता है उसको हम कहते हैं एनर्जी। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। अब अगर हम यहां निकालें एनर्जी, L dit/dt इंटू it/dt। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा? L इंटू आई डी आई का इंटीग्रेशन क्या होगा यार? हाफ L I स्क्वायर। ठीक है भाई, एनर्जी विल बी हाफ LI स्क्वायर। तो इस तरीके से आपकी एनर्जी डिराइव होती है। बिल्कुल फैजल, ऑलमोस्ट वोल्टेज जीरो हो जाती है क्योंकि फ्लक्स इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। बिल्कुल सही कह रहे हो, सैचुरेशन में। अभिनव बेटा, रिएक्टिव पावर एसी में आएगी, डीसी में तो रिएक्टिव पावर की मैं बात भी नहीं कर सकता, ऐसा कहना भी पाप है। रिएक्टिव पावर वर्ड, इट कैन नॉट कम इन डीसी, है ना। एसी में समझाऊंगा रिएक्टिव पावर क्या होती है। ठीक, चलो यहां पे एनर्जी आ गई। अब कुछ एक बातें जो कि इंपॉर्टेंट है यार। पहली बात, इट इज इंस्टेंटेनियस एनर्जी। इट इज इंस्टेंटेनियस एनर्जी stored by एन इंडक्टर। बेटा इंस्टेंटेनियस एनर्जी है। इंस्टेंटेनियस एनर्जी का क्या मतलब है मेरा यहां पे? मेरे बच्चे ध्यान से सुनना कि एनर्जी अगर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालोगे, हाफ LIT का स्क्वायर, ये बनेगी हाफ LI ऑफ t का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको t टाइम पे स्टोर्ड एनर्जी चाहिए तो आपको करंट भी किसका यूज करना पड़ेगा? t टाइम का। फॉर स्टोर्ड एनर्जी एट टाइम t, फॉर स्टोर्ड एनर्जी एट टाइम t, we need to use current at t। ठीक है, we need to use current at t। समझ गए? ये बात समझ आया कि बेटा अगर मैं कभी करंट का ग्राफ दे दूं और मैं आपसे ये पूछूं 4 सेकंड पे कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, तो 4 सेकंड वाला करंट यूज कर लेना। चलो, बट इसको और क्लियर करने के लिए ना एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो मेरे भाई, ये करंट का मैं आपको एक ग्राफ दे रहा हूं, ऐसा मान के चलो। ठीक है, बाकी देखो अगर आप लोगों को और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं ना, तो अगर आप लोग चाहोगे तो व्हाट आई विल डू इज कि एक बार नेटवर्क का बेसिक निपटता है, नेटवर्क एलिमेंट वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो फिर हम लोग नेटवर्क के कुछ डीपीपी सेशन लगा लेंगे बेसिक वाले चैप्टर पे, है ना, बेसिक वाले टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन और कर लेंगे। बट दैट ऑल डिपेंड्स ऑन योर रिस्पॉन्स। अभी थ्योरी में इतना कम रिस्पॉन्स है, क्वेश्चन में तो आई कांट इवन इमेजिन। ठीक है भाई, अब देखो, मान लो मैं कहूं IT flows through
an inductor of 2 Henry. Find energy stored between t equal to 0 second and t equal to 3 second. ठीक है, एनर्जी कितनी होगी 0 से t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 3 तक। तुम लोग बोल तो रहे हो करवा दीजिए बेटा, अटेंडेंस देख रहे हो 200 से हम 50 बच्चों पे आ चुके हैं, यानी तुम्हारे लिए कितना ही डिटेल में पढ़ाया जाए, कितना ही मेथड बदल के पढ़ाया जाए, ऑफलाइन की तरह पढ़ा लो, ऑनलाइन की तरह, बट सीरियसनेस बच्चों की तरफ से ही नहीं आएगी। अब देखो मैं क्या कहता हूं, कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी, दैट इज एनर्जी एट 3 माइनस एनर्जी एट 0, हाफ इंटू 2 इंटू I of 3 minus I of 0 स्क्वायर। I of 3 कितना होगा यार 4, I of 0 कितना है 2, ठीक है 16 माइनस 4 12 जूल। समझ में आई कुछ कहानी? कभी भी अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई 0 सेकंड से 3 सेकंड तक कितनी एनर्जी आएगी, तो आप क्या करोगे 0 सेकंड और 3 सेकंड वाली एनर्जी को, ठीक है 0 सेकंड और 3 सेकंड वाली एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर लोगे। अब पर्पल जी एक ज्ञान दे रहे हैं थोड़ा सा कि सर व्यूज बहुत अमेजिंग है। बेटा जरा देखना कौन सी वीडियो खोल के व्यूज अमेजिंग है, फर्स्ट वाली वीडियो को छोड़ दो और मुझे ये बताओ कितनी वीडियोस हैं जो 2000 व्यूज से भी ऊपर हैं। अब अगर आप ये कहते हो 700-800 व्यूज सर अमेजिंग हैं, तो बेटा ये समझ लो कि वो मेरे लेवल पे बहुत मेरी क्वालिटी को आप डाइल्यूट कर रहे हो। 700-800 व्यूज का मतलब ये मत समझना कभी भी कि 700 बच्चों ने देखा लेक्चर। अगर ऐसा सोचते हो ना बेटा, तो फिर तो मेरी जिस वीडियो के मशीन के 2 लाख व्यूज हैं, तो उसका मतलब है कि 2 लाख बच्चों ने देख ली वो वीडियो। मेरे भाई एक 1 व्यू इज नॉट इक्वल टू 1 वीडियो, सॉरी 1 व्यू इज नॉट इक्वल टू 1 पर्सन। ये चीज जान लो, ये यूट्यूब का गणित है, समझ रहे हो? तो क्या होता है कि एक ही वीडियो में जब आप बार बार आते जाते रहते हो, खोला थोड़ी देर देखा फिर बंद कर दिया, फिर थोड़ी देर बाद फिर देखा, तो वो मल्टीपल व्यूज में काउंट होता है। यानी 1 सिंगल पर्सन कंट्रीब्यूट्स मल्टीपल व्यूज। व्यूज आर नेवर एवर इक्वल टू द नंबर ऑफ पीपल। 7 आएगा, 7 कैसे आएगा भाई, 12 भी तो आएगा, 12 भी तो आएगा भाई। चलो ये क्लियर हुआ ना कैसे आया ये हमारा, ये एनर्जी के बारे में बात हो गई। अब देखो चलो अब इसके बाद देखो, एक दिमाग में क्वेश्चन आता है, डज इंडक्टर अपोज सडन चेंज ऑफ करंट? ठीक है, ये आता है ना इंडक्टर अपोज सडन चेंज ऑफ करंट। अब एक बार इसके बारे में लिखना, इंडक्टर I0 में 2 क्यों लिए हैं, क्योंकि बेटा यहां पे शायद 2 दिखा रखा था मैंने 0 सेकंड पे। जरा देखना 0 सेकंड पे कितना करंट दिखाया है, 2 एम्पियर दिखाया ना। चलो हाँ, अब इसके बारे में लिखो, इंडक्टर एक्चुअली opposes the sudden change, inductor actually opposes the sudden change of flux linkage. Inductor actually opposes the sudden change of flux linkage through it, and since the flux linkage is proportional to current,
since the flux linkage is proportional to current, we say that inductor opposes sudden change of current. Inductor opposes sudden change of current. क्या नहीं समझ में आया दिनेश मेरे भाई? जल्दी बताओ क्या नहीं समझ आया. अब अगला पॉइंट लिखना. But there can be certain cases where current can instantly change. But there can be certain cases where current can instantly change through an inductor. Okay. In such cases, the voltage across inductor is impulse function. एक चीज सोच के देखो, मान लो कि ये IT है, ठीक है ना. अब मान लो हमने ऐसा फंक्शन लिया, आपको दिख रहा है ये स्टेप फंक्शन की तरह, सिग्नल में विशाल सर ने बताया भी होगा. अब मान लो इंडक्टेंस मैंने दे दी 2 हेनरी की और मैं वोल्टेज पूछ रहा हूं. आप बोलोगे सर LdI/dt यानी 2 × d/dt ऑफ 5 ut, ठीक है, यानी कि 2 × 5 डेल्टा t. तो कितना आया, समझ गए ना. ऐसे केसेस में वोल्टेज इंपल्स आती है. ऐसे केसेस में आपकी वोल्टेज क्या आती है, इंपल्स. क्लियर हुआ, ये बात क्लियर हुई. इंडक्टर सडन चेंज को अपोज नहीं करता, बट कुछ ऐसे केसेस होते हैं, सडन चेंज ऑफ करंट को अपोज करता है, बट कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां इंडक्टर का करंट सडनली बदलता है. अगर ऐसा हुआ तो इंडक्टर का वोल्टेज इंपल्स आएगा. लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या समझ नहीं आया, मैंने बोला 0 से 3 सेकंड के बीच कितनी एनर्जी स्टोर करता है इंडक्टर. तो मैंने बोला भाई 0 से 3 में कितनी करता है, इसका एक तरीका है. 3 पे कितनी है वो देख लो, -0 पे कितनी है. अब मैं तुम्हें ये कहूं पिछले 1 महीने में तुमने कितने पैसे कमाए, ये मुझे चेक करने हैं. तो पिछले महीने का बैंक बैलेंस देख लो और इस महीने का देख लो, दोनों का डिफरेंस. यही तो मैं कह रहा हूं, इंडक्टर एक बैंक की तरह एनर्जी स्टोर कर रहा है. तो 3 सेकंड पे कितनी एनर्जी है और 0 पे कितनी है, इसका डिफरेंस अगर मैं ले लूं तो मुझे ये मालूम चल जाएगा 0 से 3 तक इसने कितनी एनर्जी ली. तो 0 के लिए 0 वाला करंट यूज करोगे, 3 के लिए 3 वाला करंट. यही तो मैं बताना चाह रहा था. इंडक्टर की जो एनर्जी होती है वो इंस्टेंटेनियस एनर्जी होती है, यानी जिस टाइम पे एनर्जी चाहिए उस टाइम के करंट को लेके निकाल दो. ठीक, अब इतनी बात हमें क्लियर हो गई भाई यहां पे. अब देखो, इसके बाद हम ये कहते हैं लॉ ऑफ फ्लक्स कंजर्वेशन. ठीक है, ये आपके लिए बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट होने वाला है, लॉ ऑफ फ्लक्स कंजर्वेशन. तो इसमें लिखना ड्यू टू मैग्नेटिक इनर्शिया ऑफ एन इंडक्टर, it does not allow the flux linkage to change instantly. इंद्रनील देखो, प्रैक्टिकली तो करंट इंस्टेंटली बदल नहीं सकता, क्योंकि जब आप ट्रांजिएंट पढ़ोगे तो आप देखोगे आरएल सर्किट का कभी भी करंट इंस्टेंटली नहीं बदलता. और प्रैक्टिकली आप रेजिस्टेंस तो कभी जीरो कर नहीं सकते, यानी हर इंडक्टर खुद में क्या है, एक आरएल सर्किट है. इंडक्टर सिर्फ एक इंडक्टर नहीं होता, ये एक आरएल सर्किट होता है जिसका टाइम कांस्टेंट होता है L/R.
जिस कारण से आप ये कह सकते हो दैट करंट कैन नॉट चेंज इंस्टेंटली। अब देखो यार, फ्लक्स कंजर्वेशन क्या कहता है, दैट साई इक्वल टू एल आई। अब ये लॉ लगाते कैसे हैं ये देखना, ये लॉ लगाते कैसे हैं ध्यान से देखना। मान लो मैं आपको एक सिस्टम देता हूं, ये दो इंडक्टर हैं, ये स्विच है जो कि मैं t इक्वल टू 0 पे ओपन कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं आपको क्या कह रहा हूं, I1 I2, मैं कह रहा हूं कि ये जो I1 है ना, ये 0 प्लस से जस्ट पहले, 0 माइनस का मतलब है 0 से जस्ट पहले ये 3 एम्पियर है, और I2 0 से जस्ट पहले 0 एम्पियर है। अब मेरी बात को समझना एक बार। मैं कहता हूं यहां पे कैसी कंडीशन बनेगी यार, t लेस देन 0 पे ये स्विच हमारा क्लोज्ड रहेगा, ठीक है। t लेस देन 0 पे हमारा स्विच क्लोज्ड रहेगा। अगर बेटा हमारा स्विच क्लोज रहता है t लेस देन 0 पे, तो सारा करंट चालाकी करेगा कहां से फ्लो करने की, सिंपली एक वायर से उसे कोई अपोजिशन ऑफर नहीं हो रहा ना। अगर इसे अपोजिशन ऑफर नहीं हो रहा तो ये ऐसे घूमता रहेगा आराम से 3 एम्पियर, और इधर कितना रहेगा 0 एम्पियर, ठीक है। एक जगह रहेगा 3 एम्पियर, बाकी दूसरी जगह क्या रहेगा 0 एम्पियर। अब मेरे भाई इसके बाद क्या होगा, अब जब आपने स्विच को खोल दिया तब मजबूरी है कि I1 वाले करंट को ना ऐसे डेविएट होना पड़ेगा। भाई करंट जाएगा कहां, अगर आपने वो स्विच खोल दिया, करंट के लिए एक रास्ता बंद कर दिया, तो मजबूरन करंट को दूसरे रास्ते से फ्लो करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां तक नोट किया ना, या पहले समझ लो, इसके लिए जगह छोड़ देना, भले ही बाद में नोट डाउन कर लेना, वरना फ्लो टूट जाएगा। तो हम क्या कहते हैं यार कि when S is open, I is forced to flow through other inductor, ठीक है। करंट को अदर इंडक्टर से फ्लो करना पड़ेगा। अब कैसा होगा यार, अब मैं क्या कहता हूं, ऐसे आई करंट फ्लो करता रहेगा। ये 2 हेनरी है और ये 3 हेनरी है। अब अगर आप यहां पे देखो यार, यहां पे फ्लक्स लिंकेज कितना था, साई था 2 हेनरी इंटू 3 एम्पियर प्लस 3 हेनरी इंटू 0 एम्पियर, यानी 6 वेबर टर्न्स, ठीक है। 6 वेबर टर्न्स, समझ में आया। फ्लक्स था 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 0, क्योंकि इस इंडक्टर का करंट था 3 एम्पियर और दूसरे इंडक्टर का करंट था 0 एम्पियर। अब अगर ऐसा हो गया भाई, तो नया फ्लक्स लिंकेज कितना हो गया, नया फ्लक्स लिंकेज हो गया 2 इंटू आई प्लस 3 इंटू आई, यानी कि 5i। अब मैं ये बोलूंगा मेरे भाई, स्विच खोलते ही फ्लक्स बदल थोड़ी गया होगा। साई कैन नॉट चेंज इंस्टेंटली, है ना। तो इस वजह से यहां पे क्या होगा, 5i, तो आई आया 1.2 एम्पियर। आई कितना आया भाई, 1.2 एम्पियर, 1.2 एम्पियर, ठीक है। तो बेटा आई अगर 1.2 एम्पियर आ गया, तो इससे क्या पता चला,
इससे ये पता चला दो फ्लक्स वॉज कंजर्व्ड, समझ आए ये फ्लक्स कंजर्वेशन, बट करंट चेंज्ड इंस्टेंटली, अब सर हमें कैसे पता चलेगा फ्लक्स कंजर्वेशन कहीं पे लगाना है? तो मैं आपको यह भी बता देता हूं कहां लगाना है। यूज फ्लक्स कंजर्वेशन where two inductors are suddenly connected to each other। ठीक है, तो ऐसे केस में आप फ्लक्स कंजर्वेशन का प्रिंसिपल यूज कर सकते हो। समझ में आया भाई? बताओ, एकदम बेसिक तरीके से समझाया। हमने क्या बोला फिर से एक बार देख लेते हैं कि भैया पहले ये स्विच क्लोज हुआ करता था, पहले इंडक्टर का करंट 3 एम्पियर होता था और दूसरे का 0 एम्पियर होता था। अब ये स्विच क्लोज था, इसीलिए ये इंडक्टर का करंट आराम से इस वायर में फ्लो करता था, इसे कोई अपोजिशन नहीं था, तो ये वाला करंट जो था वो 0 था, ये 3 था। अब मैंने यहां से फ्लक्स लिंकेज निकाल लिया। क्या निकाल लिया? फ्लक्स लिंकेज। तो ये कितना आया? 6। अब अभिनव, जो मेरा पॉइंट है कि हमने ऐसा क्यों लिया, हमने इस करंट को पॉजिटिव माना हुआ है ना, 3 एम्पियर को पॉजिटिव माना है, तो बेटा जब अगले केस में भी करंट लोगे तो इसी करंट को तो पॉजिटिव मानोगे, इस आई करंट को ही तो पॉजिटिव मानोगे। तो मैंने आई करंट की डायरेक्शन कंसिस्टेंट रखी है। अब मैंने ये बोला स्विच खोलने के बाद जो भी करंट इस इंडक्टर से जाएगा उसके पास एक ही रास्ता है 3 हेनरी से जाने का। तो यहां पे दोनों से आई एम्पियर जाने लगा, तो टोटल फ्लक्स कितना आया? 5I। अब स्विच खोलने और स्विच बंद करने मात्र में करंट इतनी तेजी से तो नहीं बदल सकता, फ्लक्स इतनी तेजी से नहीं बदल सकता, इसलिए यहां पे जो 5I आया है और जो पहले 6 आया था दोनों बराबर होंगे, तो I कितना आ गया? 1.2 एम्पियर। समझ आया भाई प्रथमेश? जल्दी बोलो, समझ आया ये बढ़िया तरीके से कैसे फ्लक्स कंजर्वेशन का यूज किया जाता है? ठीक है, चलो अब इसी बात पे हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। इंडक्टर के अंदर इतना ज्ञान आपके लिए काफी है, और मुझे बता दो अगर कोई चीज लग रही है जो इंडक्टर में आनी चाहिए और हमने नहीं कवर की। चलो क्वेश्चन देखो, फाइंड द इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इन विच अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर increasing at a rate of 0.4 ampere per second represents a power flow of 0.4 watt। हर्षित बेटा एक बार दोबारा से रिपीट कर लो लेक्चर में, 2 बार एक ही चीज समझा चुका, तो एक बार लेक्चर वीडियो को आप पीछे करके देख लो, समझ आ जाएगा। ठीक है, वीडियो को थोड़ा सा पीछे ड्रैग करके रिपीट कर लो। हमेशा ये ध्यान रखो भाई, ऑनलाइन पढ़ते हुए वीडियो लेक्चर है, आप जितनी बार चाहो रिपीट करवा सकते हो वीडियो में पीछे जाके, ये सुविधा कभी भी ऑफलाइन में नहीं होगी। बेटा ये तो मुझे नहीं पता कौन सी बुक में ये कॉन्सेप्ट, मेरे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस के थ्रू बनाए हुए होते हैं। जब मैं कोई क्वेश्चन देखता हूं तो उसको करने का मैं कोई बेसिक मेथड, लॉजिकल मेथड लगाता हूं, और ये बहुत सारी चीजें फिजिक्स से डेवलप्ड हैं। अभिनव कह रहे हैं 5 हेनरी। अभिनव की आदत नहीं जाएगी 2 बार आंसर देने की, पहले एक बार नंबर देता है, ठीक है, और फिर उसके बाद वो यूनिट लगा के देता है, 2 बार आंसर जरूर करता है। देखो पावर है V इंटू आई, V है LdI/dt इंटू आई। अब पावर कितनी बताइए? 0.4 वॉट। करंट का रेट ऑफ इंक्रीज क्या है भाई? 0.4 एम्पियर पर सेकेंड, और करंट कितना है? 0.2, तो L बिकम्स 5 हेनरी। ठीक है, 5 हेनरी आ गया। चलो अगला देखो, द करंट एंड द वोल्टेज वेवफॉर्म ऑफ एन एलिमेंट आर शोन इन द फिगर
फाइंड द एलिमेंट एंड इट्स वैल्यू। आपको यह बताना है ये करंट और वोल्टेज किस एलिमेंट के लिए हो सकते हैं और उस एलिमेंट का वैल्यू क्या है। अभिनव बेटा रुक जाओ, पहले इंडक्टर को वाइंड अप कर लें, इंडक्टर के सवाल देख के पहले इंडक्टर वाइंड अप कर लेते हैं। चलो अच्छा ये वाला रह गया ना, इंडक्टर शॉर्ट सर्किट कैसे होता है, चलो वो मैं अभी करा देता हूं इस क्वेश्चन के बाद। इंडक्टर का स्टेडी स्टेट रह गया, ये आप लोगों ने याद नहीं दिलाया कि इंडक्टर स्टेडी स्टेट में शॉर्ट सर्किट होता है, ये बताना था। चलो भाई बनाओ। प्रथमेश कह रहे हैं एलिमेंट तो इंडक्टेंस है, वैल्यू भी बता दो प्रथमेश बेटा, वैल्यू कितनी आएगी इसकी, जल्दी से बोलो, फिर मैं आपको एक बार इंडक्टर का स्टेडी स्टेट बताता हूं। ठीक है, देखो आप लोगों ने भूल गए ना, एक कॉन्सेप्ट मैंने बताने के लिए बोला था, ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस वाला तो मैं करा ही दूंगा, वो तो मुझे भी याद है, बट ये लेक्चर इंडक्टेंस का है तो एटलीस्ट इंडक्टेंस के कॉन्सेप्ट तो पूरे हो जाएं, बाकी चीजें तो फिर भी सेकेंडरी हैं। चलो बताओ भाई। देखें, देखो ये जो फंक्शन है ना यहां पे, ये रैंप फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है, और ये किसकी तरह आ रहा है, पल्स या रेक्टेंगुलर कह सकते हो। तो बेटा सीधी सी बात है, लीनियर फंक्शन का डेरिवेटिव कांस्टेंट होता है, रैंप का डेरिवेटिव क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू डी आई बाई डी टी, यानी कि इंडक्टर क्या होगी, इंडक्टर। वोल्टेज जब करंट के डेरिवेटिव के प्रोपोर्शनल है तो इंडक्टर आएगा। अब भाई डी आई बाई डी टी कैसे निकालोगे, देखो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स, और वोल्टेज कितनी दिख रही है भाई, 2 वोल्ट दिख रही है, विच इज एल डी आई बाई डी टी, तो एल इज 2/25, ठीक है, 8/100.08 हेनरी, यही आ रहा है ना। एक सेकेंड, नहीं रुकना जरा, 2/25 था ना, हाँ 25 हेनरी, ठीक है 25 हेनरी आ गया। अब इसके बाद क्या बात हो रही थी, बात ये हो रही थी कि सर इंडक्टर का स्टेडी स्टेट कैसे लेते हैं, स्टेडी स्टेट ऑफ एन इंडक्टर, ठीक है। अब ये कैसे डिफाइन होता है, देखो मेरे भाई, हम यहां पे क्या कहते हैं कि अंडर स्टेडी स्टेट होता क्या है, करंट इन एन इंडक्टर settles down to a fixed value यानी कि स्टेडी स्टेट में हम ये कहते हैं कि करंट बिकम्स कांस्टेंट। अगर बेटा करंट कांस्टेंट हो गया तो जो उसका वोल्टेज है ना एल डी आई बाई डी टी, दैट विल बिकम 0। भाई अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव अगर 0 होता है तो इसे क्या बोलोगे, शॉर्ट सर्किट। क्या बोला जाता है, शॉर्ट सर्किट। इसीलिए हम बोल देते हैं इंडक्टर बिकम्स शॉर्ट सर्किट अंडर स्टेडी स्टेट, ठीक है, अंडर स्टेडी स्टेट।
अब दीपांकर कह रहे हैं सर ये रैंप वाला समझ नहीं आया। दीपांकर ऐसे समझो, इसका जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है ना, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट। सही बात कह रहा हूं? तो बेटा अगर वोल्टेज कांस्टेंट दे रखी है, वोल्टेज अगर कांस्टेंट दे रखी है, माने ये स्लोप पे से आ रही है, ये किससे आ रही है? स्लोप से आ रही है। स्लोप से अगर आ रही है तो इसका क्या मतलब है? आपका ये इंडक्टर ही तो हुआ, क्योंकि इंडक्टर के अंदर जो वोल्टेज होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द स्लोप ऑफ करंट। di बाई डी टी क्या है? di बाई डी टी स्लोप है, टेंजेंट है, डेरिवेटिव है, ये सब एक ही चीज के तो नाम हैं। तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं? वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू डेरिवेटिव ऑफ करंट, तो ये इंडक्टर होगा। ठीक, ये क्लियर हुआ। अब देखो, एक जो बात हमने कल करनी रह गई थी, दैट वाज ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट। ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट। अब सर ये क्या है? देखो क्या होता है, whenever current becomes zero through a path and voltage may have any arbitrary value। जब देखो करंट जीरो हो जाए और वोल्टेज की कोई भी आर्बिट्ररी वैल्यू होगी, देन इट इज सेड टू बी ओपन सर्किट, देन इट इज सेड टू बी ओपन सर्किट। ठीक है, तब इसे बेटा ओपन सर्किट बोला जाता है। ठीक है, तब इसे ओपन सर्किट बोला जाता है। यानी देखो ऐसे, आप ऐसे दिखाते हो कि भाई करंट का रास्ता ब्रेक हो गया है, करंट के पास जाने का कोई रास्ता नहीं है। ठीक, अब ये जो वोल्टेज है ना, वोल्टेज कुछ भी हो सकती है। तो अगर आप रेजिस्टेंस की बात करो, V बाय आई, रेजिस्टेंस टेंड्स टू इंफिनिटी। रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा भाई? इनफाइनाइट आ जाएगा। तो ऐसे केस को हम बोलते हैं ओपन सर्किट। आप चाहो तो ना इसका VI कर्व ड्रॉ कर लो। अगर I वर्सेस V बना रहे हो तो करंट जीरो रहेगा, वोल्टेज आपका कुछ भी हो सकता है। समझ में आया? तो ऐसी कंडीशन को हम ओपन सर्किट बोलते हैं, जहां वोल्टेज की कुछ भी वैल्यू हो लेकिन करंट इज जीरो। और ऐसा कब होगा? जब करंट का पाथ ब्रेक कर दोगे, चार्जेस के पास कोई रास्ता नहीं रह जाएगा फ्लो करने का, दैट इज कॉल्ड एज ओपन सर्किट। बहुत बेसिक सी चीज है। ऐसे शॉर्ट सर्किट की परिभाषा क्या होती है भाई? whenever voltage between two terminals, whenever voltage between two terminals becomes zero and current may have any value, then it is called short circuit. It is called short circuit. अब देखो एक चीज समझना, यहां हम कैसा दिखाते हैं कि भाई देखो ऐसे, हमें ये पता है ना, दो पॉइंट्स को अगर सिंपली एक वायर से जोड़ दिया जाए तो यहां पे इसको क्या बोलोगे? इसको बोला जाएगा शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट आपने घर में भी सुना होगा ना, कभी दो टर्मिनल टच हो जाते हैं तो हम बोलते हैं शॉर्ट हो गए। शॉर्ट का मतलब क्या है? दो टर्मिनल कांटेक्ट में आ गए,
दो टर्मिनल कांटेक्ट में आ गए, तो वही तो मैंने दिखाया, एक वायर से जुड़ गए। अब यहां अगर आप रेजिस्टेंस देखो V/I, अब ये वोल्टेज तो जीरो है भाई, तो इट इज इक्वल टू जीरो, दैट इज शॉर्ट सर्किट does not offer any resistance to current flow, ठीक है, any resistance to current flow, सही बात है। अब इसीलिए बेटा जब कभी शॉर्ट सर्किट आता है तो सारा करंट कोशिश करता है शॉर्ट सर्किट से पास होने की, ठीक है। whenever short circuit occurs, entire current tends to flow through short circuit, सही है ना। रीजनिंग क्लियर हुई ना, क्योंकि वहां कोई रेजिस्टेंस नहीं है यार। ऐसे रास्ते पे कोई क्यों नहीं चलना चाहेगा जहां उसे अपोजिशन ना मिले, लेकिन शॉर्ट सर्किट क्या करता है, सर्किट का नुकसान कर देता है। इसीलिए बेटा ऐसे रास्ते जहां अपोजिशन ना हो ना, लाइफ में अक्सर वो गलत होते हैं, तो ऐसे रास्ते से नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये टेंडेंसी है, करंट कह लो या तुम लोगों की रास्ता वो पसंद आता है जहां मुश्किलें कम होती हैं, बट ऐसे रास्ते अक्सर लाइफ में नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक। तो ये क्लियर हो गया ना, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट। तो आज मैंने आपको इंडक्टर भी कवर करा दिया, रेजिस्टेंस का बचा हुआ पोर्शन भी कवर करा दिया। तो अब आप कल ये सब चीजें पढ़ के आएंगे और मुझे बताएंगे, अगर कहीं पे कोई दिक्कत है तो आप मुझको बताएंगे, ठीक है। चलो दीपांकर बेटा एक बार वीडियो रिपीट करके देख लेना, समझ आ जाएगा। चलो भाई, और देखो यार हर संडे हम लोग कॉम्बैट कराते हैं, तो आप कॉम्बैट का हिस्सा बनिए। ये 1 घंटे का टेस्ट होता है, 20 क्वेश्चन आपको क्रैक करने हैं। यहां से आप अट्रैक्टिव प्राइजेस और अमेजिंग स्कॉलरशिप्स जीत सकते हो। तो आज ही अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करो एंड देन एनरोल फॉर कॉम्बैट यूजिंग द कोड अंकित ESE। और देखो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है बेटा, यहां पे बहुत सारे पीडीएफ्स हैं आपके लिए, सारे नोटिफिकेशन है, जितनी भी क्लासेस हम लोग लेते हैं, जो भी ऑफर्स आते हैं, सब आपको यहां पे मिलेगा। तो इस कम्युनिटी का हिस्सा बने। दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट कम्युनिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। और जो बच्चा एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करना चाहता है वो अनअकैडमी ज्वाइन करे। अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको क्लासेस और स्टडी मटेरियल के अलावा देता है पर्सनल कोच। ये पर्सनल कोच खुद एक गेट एंड ESE टॉपर होता है, जो आपको पूरे कंसेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। जो भी आपकी क्वेरीज हैं, कभी भी आप डिमोटिवेटेड डाउन फील करते हो तो आपका मोटिवेशन लेवल रेज करेगा। ये ना आपका एक टाइम टेबल बनवा देगा, जो कि हर बच्चे के लिए अलग हो सकता है, वर्किंग के लिए अलग, कॉलेज के लिए अलग, ड्रॉपर के लिए अलग। तो पूरा एक प्लान बनेगा आपका। इवन टीचर्स आपको अलग से मोटिवेट करते हैं इन स्टडी बूस्टर सेशन। आपके टेस्ट रिजल्ट्स के बेसिस पे आपको बताया जाता है आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस। इवन यहां आपको ना असाइनमेंट्स भी दिए जाते हैं, आपको एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल मिलता है बेटा, और डेडिकेटेड डाउट इंस्ट्रक्टर होते हैं, यानी आप 1-to-1 सेशन बुक करके अपने टेक्निकल क्वेरी भी पूछ सकते हो। और इसके अलावा जितने बेनिफिट आपको प्लस सब्सक्रिप्शन में मिलते हैं वो सब आइकॉनिक में मिलता है, जैसे लाइव और रिकॉर्डेड क्लास, हर संडे का टेस्ट, वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस, क्रैश कोर्सेज और अनलिमिटेड एक्सेस, जहां आप जिस टीचर का लेक्चर चाहें देख सकते हैं। ये प्लस के बेनिफिट आइकॉनिक में भी होंगे, लेकिन आइकॉनिक के बेनिफिट आपको प्लस में नहीं मिलेंगे। और देखो अगर आइकॉनिक लेते हो 1 ईयर का 4700 पर मंथ पड़ेगा। जैसे ही अंकित ESE कोड लगाओगे ये हो जाएगा 4200 पर मंथ, और 2 ईयर का लोगे और किफायती है बेटा 3000 पर मंथ में। अब द बेस्ट पार्ट इज कि ये अमाउंट आप पे कर सकते हो मंथली बेसिस पे, ठीक है, EMI की फॉर्म में, और या फिर आप इसको पार्शियली पे भी कर सकते हो, मतलब 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करके। और अगर बियर कर सकते हो तो 1 टाइम पे कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से। और ये भी कुछ ना हो पाए, यू आर रियली फाइनेंशियली चैलेंज्ड, तो आप अनअकैडमी से लोन अप्रूव करा सकते हो, जहां पे ये अमाउंट आप बाद में भी दे सकते हो। लेकिन ये ध्यान रहे, डिस्काउंट और मेरी पर्सनल गाइडेंस के लिए कोड लगाना है अंकित ESE। और अगर ये अफोर्डेबल ना हो तो इससे सस्ता सब्सक्रिप्शन है आपका प्लस। यहां पे कुछ फीचर डेफिनेटली मिसिंग है, लेकिन बेटा अगर कोई बच्चा मोटिवेटेड है तो यहां पे आपको कंटेंट वाइज
कंप्लीट चीजें दी जाती हैं जिससे कि आप रैंक निकाल सकते हो। आइकॉनिक में आपको लाइव मेंटोरिंग प्रोडक्ट मिलता है जहां 1-to-1 मेंटोरशिप दी जाती है। ये सेशन आप बुक कर सकते हो, अपने मेंटोर से इंटरेक्ट कर सकते हो और वो आपकी सारी क्वेरीज आंसर करेगा। और अनअकैडमी में देखो, अब आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा अनआंसर्ड। आपको बस क्या करना है, डाउट की फोटो आपको क्लिक करनी है, उसे अपलोड करना और हमें बताना है आपको किस लैंग्वेज में उसका वीडियो सोल्यूशन चाहिए। हम आपके हर क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन बना के देते हैं। सिर्फ आपको उसका हिंट नहीं, आपको उसका कंप्लीट सोल्यूशन दिया जाएगा और एट अ टाइम आप 1 by 1 करके 3 डाउट अपलोड कर सकते हो और जैसे जैसे आपको आंसर मिलता जाएगा आप और डाउट्स अपलोड कर पाओगे। और देखो, अगर कोई भी क्वेरी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड तो प्लीज कॉल ऑन दिस नंबर। यहां आपको लेटेस्ट ऑफर, सब्सक्रिप्शन और जर्नी से रिलेटेड हर क्वेरी को आंसर किया जाएगा, लेकिन कोड याद रखें, अंकित ESE। ओके, so thank you everybody. I hope you enjoyed the lecture. So please like, share and subscribe to this channel and comment on the video कि आपको वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी जोश और इसी कंसेप्ट के साथ। Let's crack it.